नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। दिव्य संतान प्रकल्प के शैक्षणिक अभियान के अंदर हम गर्भ संस्कार फाउंडेशन का कोर्स कराने जा रहे हैं, जिसमें 12 कक्षाएं 3 महीने तक होगी और इसमें गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी दी जाएगी डिटेल में। और इसका जो सिलेबस है, गर्भ संस्कार का विज्ञान पुस्तक है, जिसको मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर सीमा ने लिखा है। And by doing this course, you come to know about the basic science of Garb Sanskar, and you can be a good volunteer to work for this divine work. So this is the class first. Let's start now. ये प्रथम अध्याय से तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि परमपिता परमेश्वर ने क्यों की इस सृष्टि की रचना? Why did the Supreme create this universe? परमपिता ब्रह्म जो अनंत, शाश्वत और चेतन स्वरूप में स्थित थे, उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को प्रकृति में अभिव्यक्त किया। इस चेतना के विस्तार से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्म ने अपनी ऊर्जा का रूपांतरण कर इस सुंदर विश्व की रचना की, जिससे जीव, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म की चेतना और शक्ति का अंश विद्यमान है और इस ब्रह्मांड को जीवित और सुंदर बनाता है। परमपिता ने नर और नारी का सृजन कर उनमें प्रेम का अद्भुत रूप संचारित किया, जिससे यह संसार सुंदर और प्रेम में हो। यह दिव्य प्रेम ही जो मानव को उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता है। इस प्रेम के संगीत से ओतप्रोत यह पृथ्वी सौंदर्य और सद्भावना से भरपूर हो। परमपिता परमेश्वर का यही उद्देश्य था, हमें इस पृथ्वी पर लाने का। तो आपने जाना कि ईश्वर ने हमें परम आनंद प्राप्त करने के लिए, खुश रहने के लिए और सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी पर लेके आए हैं। लेकिन आज का परिदृश्य हम जब देखते हैं तो हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, क्या हम ईश्वर का यह उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं? Where do we stand today? हम कहते हैं हमारे बहुत विकास किया है, आज एआई इतना डेवलप हो गया है, हमने इतने सारे शस्त्रों को भी जन्म दिया है, परमाणु बम, मिसाइल, एंटी मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल बनाए। क्या यही विकास है? मैं कहना चाहूंगा, किसी भी राष्ट्र, समाज या परिवार की उन्नति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी पीढ़ियां कितनी पढ़ी लिखी है, कितना ज्ञान अर्जित किया है या कितनी तकनीकी हासिल की है, बल्कि उसकी वास्तविक प्रगति, समृद्धि और स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर कितने श्रेष्ठ संस्कार है, उसका चरित्र कितना दृढ़ है और उसके जीवन मूल्य कितने सशक्त है। ज्ञान और तकनीकी तभी कल्याणकारी और स्थायी बनते हैं जब उनका आधार संस्कार और चरित्र हो। ऐसे ही समाज, परिवार और राष्ट्र वास्तव में आगे बढ़ते हैं और श्रेष्ठ संस्कार गर्भ में ही विकसित होते हैं। द मॉडर्न इवॉल्व सोसाइटी इज फाइटिंग विथ ईच अदर। The Gyan, wisdom, or the education, the technique and technologies are being used to kill one another. The progress of a nation, society, or the family does not depend only on education, knowledge, or the technology, but on strength of its values, character, and refined qualities called sanskar. The knowledge and the technology become truly beneficial and sustainable only when rooted in strong character. अध्याय 2, चैप्टर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी। आज अक्सर युवाओं में यह भावना बढ़ गई है कि दिस इज माई लाइफ, आई लिव द वे आई वॉन्ट बिकॉज आई एम द ऑनर ऑफ दिस लाइफ। बट क्या यह बात सही है? इज दिस ट्रू? दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू? क्या यह शरीर आपका स्वयं का है? क्या यह शरीर आपके मां ने नहीं दिया है? क्या आपके परिवार ने, समाज ने, गुरुओं ने आपको ज्ञान नहीं दिया है? तो सत्य है कि मनुष्य अकेला नहीं है, वह परिवार, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन
माँ, परिवार, गुरु, समाज और प्रकृति के योगदान से बना है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी अनिवार्य है। यदि हम केवल अपनी इच्छाओं में उलझकर प्रकृति का दोहन करें और संसाधनों को नष्ट करें और संघर्ष बढ़ाएं, तो यह अत्यंत विनाश का कारण बनेगा। मैसेज ये है, सच्ची स्वतंत्रता वही है जो समाज, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ जी जाए। चैप्टर 3, संतानोत्पत्ति क्यों आवश्यक है? यह एक भौतिकवादी युग चुनौती है। Nowadays, most of the couple do not want to bring the progeny. बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहते। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टुडे। आज का मनुष्य अत्यधिक आत्म केंद्रित होता जा रहा है और जीवन को केवल मैं और मेरा तक सीमित कर रहा है। इसी सोच के कारण कई युवा संतानोत्पत्ति को केवल बोझ, जिम्मेदारी या स्वतंत्रता में बाधा मानने लगे हैं। परंतु संतान उत्पत्ति केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम है। संतान का पालन पोषण केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, त्याग और आत्मिक आनंद की अनुभूति है। जब किसी दंपत्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है, तब जीवन का एक गहरा खालीपन अनुभव होता है। इससे समझ में आता है कि संतान केवल परिवार का विस्तार नहीं, बल्कि जीवन की अनमोल संपदा है। मैं एक बार कहूंगा उन दंपतियों को जो संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहते, those who do not want to have the baby in their life, go and ask those couples who are struggling for years and what pain and suffering they are having 24 hours. They feel emptiness in their life, no pleasure, no aim of the life. How much you will enjoy in your life, how much sex you will enjoy, how many times you will do the world round. Ultimately, you need someone because you are a social person and you should have your own progeny, you should have your own family. जीवन का सच्चा आनंद केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि एक नए जीवन को जन्म देकर उसे प्रेम पूर्वक संवारने में है। द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ लाइज नॉट जस्ट इन लिविंग फॉर वन सेल्फ, बट इन ब्रिंगिंग ए न्यू लाइफ इनटू द वर्ल्ड एंड नर्चरिंग इट विथ लव। इसके लिए मैंने एक कहानी सुनाता हूं अक्सर। कई लोग जो संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं, ये एक बार मेरे मन में काफी पीड़ा हुई जब मैंने एक दंपत्ति से ये सुना। तो एक कहानी है। एक राजा था, वो अपने आप को और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। अपने सारे प्रजा को अपने बच्चों की तरह रखता था। एक आदर्श राजा था। और तो और उनकी प्रजा भी अपने राजा को अपने पिता समान समझती थी, अपने संरक्षक के समान समझती थी। और प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती थी। बहुत खुशहाल राज्य था। लेकिन एक रोज राजा ने सोचा, यदि मेरा राजकुमार आया, मेरी संतान आई और वो मेरे बाद राजा बना, और यदि वो खराब राजा बन गया तो क्या करेगा? मेरी प्रजा को कष्ट देगा, उनसे ज्यादा कर्ज कर लेगा, टैक्स लेगा ज्यादा, और हो सकता है मेरी प्रजा को दुख दे। तो ऐसे में जब उसको ऐसा ख्याल आया, तो उसने सोचा मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगा। लेकिन ये भी ख्याल आया कि यदि मैं मर गया तो कोई तो इसके ऊपर आक्रमण करके राज्य को अपना लेगा। अतः उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान लिया कि हे ब्रह्मा, मुझे संतानोत्पत्ति भी नहीं हो और मैं कभी ना मरूं, और मैं अपने। तो ऐसा वरदान ब्रह्मा से प्राप्त करने के बाद में उसने अपना शासन जारी रखा। जब जनता को, प्रजा को यह पता लगा कि हमारे राजा हमारे भले के लिए संतानोत्पत्ति भी नहीं कर रहे हैं, तो प्रजा ने भी सोचा, क्या पता हमारी ऐसी संतान आ जाए और राजा को मार दे और इसके ऊपर खत्म कर दे सब कुछ, तो हम भी क्यों संतान उत्पत्ति करें। और संतान उत्पत्ति करने से तो हमें बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। कई बार संतान हमारा ध्यान नहीं रखती, तो हम भी संतान उत्पन्न नहीं करते। ऐसे करके सारे पशु भी पक्षियों ने भी संतान पैदा करना बंद कर दिया, पक्षियों ने भी बंद कर दिया, और वृक्ष ने भी फल देना बंद कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके सब मरते गए। एक हरा भरा राज्य, खुशहाल राज्य
एक शमशान में तब्दील हो गया। जहां पर घना जंगल हुआ करता था वो एक रेगिस्तान बन गया। सारे नदी तालाब सूख गए। सिर्फ राजा अकेला बचा। अपनी भवन की अट्टालिका पे खड़ा होकर चारों ओर देखता है। उसका राज्य जो कभी खुशहाल था वो एक शमशान में कन्वर्ट हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि यह क्या किया मैंने। अनजाने में मेरे से इतनी बड़ी भारी भूल हो गई। वह पुनः ब्रह्मा की तपस्या करता है। संतानोत्पत्ति करता है। पुनः संतानें आती है, जीवन आता है, पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, नदी नालों में पानी की धारा पुनः बहने लगती है और एक जीवन चालू हो जाता है, खुशहाल और प्रसन्न। तो अतः यदि आप संतान पैदा नहीं करेंगे, यदि आप प्रकृति की ग्रोथ में सहायक नहीं होंगे, तो एक दिन यह प्रकृति आपसे आपकी सारी खुशियां, आपकी प्रसन्नता ही ले लेगी और प्रकृति आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे? अतः संतानोत्पत्ति आवश्यक है। चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ गर्भ संस्कार, फ्यूचर शेपिंग द साइंस, नॉट जस्ट प्रेगनेंसी केयर बट लाइफ प्रोग्रामिंग। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है, और वह है गर्भ संस्कार। आज हम समझेंगे हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, और हम एक प्रेरक के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं। हमारे वेदों में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। ऋषि चरक के अनुसार संस्कारो ही गुणान राधान मुच्यते, अर्थात किसी व्यक्ति में विद्यमान दुर्गुणों का स्थान सद्गुणों द्वारा ले लेना ही संस्कार कहलाता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह अपने साथ दो प्रकार के संस्कार लेके आता है। पहला वर्ग उन संस्कारों का होता है जो वह अपने अनेक जन्मों के साथ लाया होता है। दूसरा प्रकार के संस्कार होते हैं जो उसके माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के संस्कार अच्छे या बुरे हो सकते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाना है तथा उसे निरंतर संस्कारों द्वारा परिष्कृत करने का है। अकॉर्डिंग टू चरक Acharya, sanskar is the process of replacing negative qualities with positive one. When a child is born, they carry two types of impression, sanskar, one from the past life, the other inherited from parents. Both can be positive or negative. According to Vedic philosophy, the purpose of human life is to purify the soul and continuously refine it through पॉजिटिव संस्कार। वेद में 16 संस्कारों का वर्णन है। फर्स्ट 4 संस्कार इज फॉर द क्रिएशन, मीन्स सृष्टि का, मीन्स निर्माण की प्रक्रिया में। उसमें सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार, देन पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन एंड जात कर्म संस्कार। फिर आता है सेकंड फेज ऑफ लाइफ, नर्चरिंग, पालन पोषण। उसके अंदर जो संस्कार आते हैं नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेदन, विद्या आरंभ एंड उपनयन संस्कार। देन द प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट, 12वां संस्कार आता है वेदारंभ। देन 13th आता है समावर्तन, फिर केश कांतार और गोदान संस्कार, और 15वां संस्कार आता है विवाह, और अंतिम संस्कार जिससे फॉर द लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो है अंत्येष्टि संस्कार। तो हम जो क्रिएशन के हैं, पालन के हैं, सृष्टि के निर्माण के हैं, गर्भदान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और जात कर्म संस्कारों के बारे में आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे। अब मैं आपको एक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूं, एपिजेनेटिक्स। आप बहुत ज्यादा इस विषय के बारे में जानेंगे कि एपिजेनेटिक हम एक तरीके से संस्कार को मान सकते हैं। अब ये एपिजेनेटिक है क्या? क्या माता पिता से प्राप्त जीन्स के गुणों में बदलाव किया जा सकता है? विज्ञान के एपिजेनेटिक्स के नियमों के अनुसार यस, किया जा सकता है। अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि वाई योर डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी, यानी आपके जीन ही आपका भाग्य तय नहीं कर सकते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य और भविष्य का निर्माण करता है। आधुनिक विज्ञान में भी
इसी सिद्धांत को एपिजेनेटिक्स के रूप में समझाया गया है। जब व्यक्ति अपने कर्म, विचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करता है, तो जीन बदले बिना भी जीन का व्यवहार बदला जा सकता है। यह शब्द और सिद्धांत आज वैज्ञानिक जगत में तेजी से प्रचलित हो रहा है। हमारे वेदों, उपनिषद और भारतीय दर्शन में वर्णित सत्यों की वैज्ञानिक प्रामाणिकता और यथार्थता को सिद्ध करता है। The article published in Time magazine USA clearly state why your DNA is not your destiny, meaning that your genes alone do not determine your fate. In Bhagavad Gita, Lord Krishna conveys the same principle that a person, action, karma shape their destiny and the future. In modern science, the concept is explained through epigenetics. When a person brings changes in their action, thoughts, diet, and lifestyle, the behavior of the gene can be changed without altering the genes themselves. This concept is rapidly gaining acceptance in scientific world today and strongly support the truth described in our Vedas, Upanishad and the Indian philosophy, demonstrating their scientific relevance and the authenticity. Epigenetic concept was given by Weddington in 1942. तो हाउ टू अंडरस्टैंड एपिजेनेटिक के विज्ञान को हम कैसे सरलता से समझे? बहुत सरल है इसको समझना कि एक बच्चा है, एक बालक है। यदि वो बालक अच्छे बालकों के साथ रहता है, अच्छी संगति में रहता है, तो ही बिकम्स ए गुड बॉय। इफ ए बॉय रिमेन्स विद गुड फ्रेंड्स, ही बिकम ए गुड बॉय, बट इफ ही रिमेन्स विद बैड बॉयज, ही बिकम ए बैड बॉय। बच्चा नहीं बदला है, लेकिन उसके संस्कार बदल गए हैं, उसका बिहेवियर, उसके करेक्टर उसका बदल गया है। मीन्स जो एनवायरनमेंट, जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा बन जाएगा। इसे ही एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल हम भक्त प्रहलाद का दे सकते हैं। भक्त प्रहलाद एक दिव्य आत्मा थी, लेकिन किसके कुल में जन्म लिया? राक्षस कुल में उन्होंने जन्म लिया। वो हिरण्यकश्यप और जो कि दानव थे, डेविल थे, राक्षस थे, उनका पुत्र था। लेकिन जो उनकी माँ रानी कयादू थी, वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में एक डेविल या दानव पुत्र का जन्म हो। शी कंसल्टेड नारद मुनि एंड टुक ऑल द एजुकेशन एंड ऑल द गर्भ संस्कार प्रोग्रामिंग, एंड बाय द रिजल्ट ऑफ दैट गर्भ संस्कार प्रोग्रामिंग, ए भक्त, a divine soul comes as a Bhakt Prahlad in a kul of राक्षस, मीन्स हिरण्यकश्यप के राक्षसी कुल में एक दिव्य आत्मा का गर्भ संस्कार के कारण जन्म होता है। अतः यदि आप अपने परिवार का, अपना वातावरण जैसा बनाएंगे, वैसी संतान आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुल में आएगी। नाउ लेट्स गो ऑन चैप्टर 7। आज के समय में गर्भ संस्कार की आवश्यकता। What is the necessity of गर्भ संस्कार in today's era? आज की बात कर रहे हैं। करंट चैलेंजेस, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल अनस्टेबिलिटी आज बढ़ती चली जा रही है। आज समाज में कई स्तरों पे हम इनका संकट का सामना कर रहे हैं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनस्टेबिलिटी और सोशल बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है। बच्चे पिता माता की नहीं सुनते, परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहना चाहते। जब परिवार में कोई मेहमान आता है तो बच्चे ड्राइंग रूम में नहीं आते। संवेदनशीलता की कमी हो गई है। फिर कई फिजिकल डिसेबिलिटीज लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज बढ़ी, इनफर्टिलिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। क्योंकि हमारी आज जीवन शैली, लाइफ स्टाइल डिफेक्टिव है, हमारी डाइट न्यूट्रिशन डिफेक्टिव है, मोस्ट ऑफ पेस्टिसाइड है, टॉक्सिन्स है और स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर है। और जब व्हेन देयर इज ए प्रेगनेंसी, उस दौरान कपल्स ध्यान नहीं रखते हैं, या माँ भी जॉब करती सुबह से लेकर रात तक। दे आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड दे रिमेन्स इन ए स्ट्रेसफुल लाइफ। आज ये हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल है। 5 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है, 5 साल का बच्चा क्राइम कर रहा है। अतः आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है। 3% से ज्यादा हो गई, जो भयानक है।
बच्चों में द क्राइम रेट इन चिल्ड्रन has increased by 9% to 7%, and suicidal incidents in children has become 7 to 8%. This is unfortunate. और गंभीर आत्मघाती विचार means suicidal thoughts. More than 17% teenage are suffering from this. स्कूल के टीचर आजकल कहते हैं कि the children's students are not able to frame a single sentence, and speech therapist कहता है 1 out of 10 children is not able to speak properly. This is all because of गर्भावस्था में लापरवाही की. The pregnancy life journey was defective and lifestyle during the pregnancy was very defective. अच्छी नहीं थी. अनुचित आहार, हानिकारक पदार्थ सेवन, तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन, पारिवारिक परिस्थितियां और पॉल्यूशन, इन सब के कारण हमारे बच्चों में ये सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है. ये ऐसी घातक बीमारियां कंजेनाइटल डिजीजेस हो जाती है स्मोकिंग करने के कारण, अल्कोहल लेने के कारण. आज के वातावरण में हम देखते हैं कि महिलाएं भी काफी स्मोकिंग करने लगी है और ड्रिंक करने लगी है, ड्रग्स लेने लगी है. वो नहीं नहीं समझती कि वो ये सब कर रही है अपने आनंद के कारण, लेकिन उसका सीधा प्रभाव उनकी प्रजनन क्षमता, उनकी फर्टिलिटी पे और उनके होने वाले बच्चे पे पड़ रहा है, जिससे उनका पूरा जीवन नारकीय हो जाएगा यदि उनके बच्चों को ऐसी कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर हुआ तो. अब चैप्टर 8 गर्भ संस्कार का सामाजिक महत्व, व्हाट इज द सोशल इंपॉर्टेंस. इससे हमें स्वस्थ पीढ़ियां, हेल्दी प्रोजेनी मिलती है, भावनात्मक स्थिरता आती है. ध्यान, मंत्र, जाप और कहानी सुनाने से जैसी प्रथाएं माँ और बच्चे दोनों में भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है. संस्कृति और प्रकृति से पुनः जुड़ाव होता है. पारस्परिक ज्ञान और प्राकृतिक जीवन शैली को शामिल करके परिवार को उनके सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरण से जोड़ा जा सकता है. मजबूत परिवार और समाज जब बच्चों को गर्भ से ही प्रेम, देखभाल और मूल्यों से पोषित किया जाता है तो वे सहानुभूति पूर्वक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, जो समाज की बुनियाद को मजबूत करते हैं. स्थिर और समृद्ध राष्ट्र एक ऐसा समाज जो स्वस्थ, संस्कृत और भावनात्मक भलाई को महत्व देता है, एक मजबूत, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है. द की कॉन्सेप्ट ऑफ गर्भ संस्कार इज व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण. मीन्स राष्ट्र क्या है? व्हाट इज योर नेशन? यह एक सिटीजन्स का समूह है. इट्स द पॉपुलेशन. सिटीजन्स मेक्स द नेशन. यदि व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और संस्कारित होगा तो समाज और राष्ट्र भी वैसा ही बनेगा. अगर व्यक्ति कमजोर, असंतुलित, दिशाहीन होगा तो राष्ट्र भी वैसा ही होगा. इसलिए व्यक्ति निर्माण से ही हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं. गर्भ संस्कार का उद्देश्य है संयुक्त परिवार, स्वस्थ, सुरक्षित, सशक्त व समृद्ध समाज व राष्ट्र का निर्माण और संसार में प्रेम, करुणा की स्थापना करना. वाई गर्भ संस्कार? राइट बिगनिंग, प्रिवेंटिव अप्रोच. वाई गर्भ संस्कार इज नीडेड टुडे? परिवर्तन कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्या स्कूल से या एडल्ट लाइफ से? नो, ये परिवर्तन हमें गर्भ से करना होगा, क्योंकि पिछले 1000 साल में हमारे जीन्स के अंदर परिवर्तन हो गया है. हमारी संस्कृति को बार बार शित विकसित किया गया, हमारे धर्मों को, उपनिषदि को डिस्ट्रॉय किया गया, अडल्ट्रेट किया गया, हमारे विश्वास के ऊपर चोट की गई, जिससे हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास से कमी आई है और हीन भावना से ग्रस्त हुए. और ये चेंज जीन्स में आ गया. तो यदि हमको हमारी प्रोजनी को पुनः संस्कारित बनाना होगा, पुनः उसको अपने धर्म, परिवार और अपने आप के प्रति स्वाभिमान क्रिएट करना होगा, तो हमको जेनेटिक लेवल पे जाके चेंज करना पड़ेगा, एपिजेनेटिक लेवल पे चेंज करना होगा, और वो गर्भ में ही संभव है. अतः यह शुरुआत हमको गर्भ से ही करनी है. तो अब आता है गर्भ संस्कार क्या है. कुछ प्रश्न है कि गर्भ संस्कार क्या है. मैं इसके बारे में बात करता हूं. गर्भ संस्कार में क्या किया जाता है और उसका लाभ क्या है. तो गर्भ संस्कार में गर्भस्थ शिशु के लालन पालन, शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु आहार, जीवन शैली, संगीत, योग की जानकारी दी जाती है, ताकि शिशु स्वस्थ व शिष्ट बने तथा मां गर्भावस्था के दौरान
स्वस्थ और संतुलित रहे और उसका प्रसव यानी डिलीवरी नॉर्मल होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं गर्भ संस्कार, क्या जटिल प्रक्रिया नहीं, यह उतनी सरल प्रक्रिया है जैसे आप दूध से एक गृहिणी उससे छाछ बना लेती है, दही बना लेती है, चीज बना लेती है, पनीर बना लेती है। तो ऐसे ही जैसे संस्कार आप गर्भस्थ शिशु के अंदर डालेंगे, आपका शिशु, आपकी संतान, आपकी प्रोजनी भी वैसी बनेगी। इट्स ए वेरी सिंपल एक्ट। मीन्स whatever character, whatever education, care, and training you give during the intrauterine line of life of the baby will become that. It is as simple as that. A woman can make from milk, he can make a curd, can make cheese, can make ghee, means the butter, and paneer. Similar way you can do for your progeny. क्या गर्भ संस्कार पहले भी था? हाँ, गर्भ संस्कार प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों, परंपराओं और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा रहा है। उसका उद्देश्य गर्भोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, चरक संहिता, गर्भ गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। साथ ही भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था में घर की वरिष्ठ महिलाएं भी गर्भवती माता को आहार, व्यवहार, दिनचर्या, पूजा पाठ, संगीत और सावधानियों के बारे में मार्गदर्शन देती थी। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारी दैनिक जीवन पद्धति और पारिवारिक संस्कृति का स्वाभाविक हिस्सा था। क्या इसका कोई इतिहास में या आज के युग में कोई उदाहरण है? हम सभी जानते हैं अभिमन्यु की कहानी। इसके साथ शिवाजी का जन्म मां जीजा माता ने किया। जीजा माता ने अपने गर्भावस्था के दौरान अपने गर्भस्थ शिशु को वीर बनाने के लिए और सनातन की रक्षा के लिए और अपने राष्ट्र को आजाद कराने की बार बार शिक्षा दी। उनको कई वीरों की कहानियां सुनाई। तब जाकर के एक शिवाजी का, एक राष्ट्र योद्धा का, एक सनातनी योद्धा का जन्म हुआ, जिसने इस देश को मुगलों से मुक्त कराया। क्या यह पूजा पाठ है? गर्भ संस्कार सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि पूजा पाठ इसका एक हिस्सा है। क्या यह वैज्ञानिक है? हाँ, यह वैज्ञानिक है और प्रामाणिक है। यस, इट इज साइंटिफिक एंड इट इज एविडेंस बेस्ड एंड स्पिरिचुअल, मीन्स डूइंग द पूजा पाठ, स्पिरिचुअल टैक्टिक्स आर पार्ट ऑफ इट, बट इट इज ए कंप्लीट साइंस। क्या ये सत्य है? हाँ, यह विज्ञान आधारित सत्य है। आओ हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करते हैं। जब बच्चा हमारी गोद में आता है तो उसका अधिकांश भाग बन चुका होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कुम्हार से घड़ा खरीदते हैं तो उसके अंदर पानी भर सकते हैं, लेकिन आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे ही बच्चा जब आता है तो उसका सॉफ्टवेयर 80% बन चुका होता है। यू कैन मेक ओनली माइनर चेंजेस, यू कैन रिफाइन दोज, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक कैरेक्टर। सो वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, यू गिव ड्यूरिंग द इंट्रायूटाइन लाइफ। रोल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन क्या है? आज का बच्चा कल का समाज है, आज का गर्भ कल का राष्ट्र है। वही भविष्य के डॉक्टर, नेता, वैज्ञानिक, संत, नागरिक और पॉलिटिशियन बनेंगे। अगर हम आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देंगे तो स्वतः ही समाज बदल जाएगा। अतः हमको एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हेल्दी बेबी चाहिए, तो हमके को इसके लिए कार्य करना होगा। द रोल ऑफ, अब आता है कि जो प्रेरक वर्क है, जो वॉलंटियर्स है, उनका रोल क्या है? उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल एक शिक्षक नहीं है, यू आर नॉट जस्ट एन एजेंट, बल्कि आपका कार्य है समाज में जागरूकता लाना, लोगों को समझाना, नॉट बाय फोर्स, साइंटिफिक तरीके से और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण देना, परिवारों को मार्गदर्शन देना। एक प्रेरक जो होता है वो मार्गदर्शक है, प्रेरक है और एक संयोजक का कार्य करता है। सिंपल प्रिंसिपल है, एथिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका बिहेवियर विनम्रता, धैर्य, संवेदनशीलता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, सरल भाषा में बिना डराए विज्ञान को तार्किक रूप से समझाना है, तर्क और भावना दोनों का संतुलन रखना है, एथिकल होना चाहिए, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना है, वैज्ञानिक आधार देना है, एविडेंस बेस्ड साइंस बताना है और सम्मान पूर्वक रेस्पेक्टफुल्ली उनसे आपको बात करनी है। तो क्लोजिंग मैसेज है, यदि हमें समाज को बदलना है तो शुरुआत गर्भ से करनी होगी।
इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आप जैसे प्रेरक। Build the individual, build the nation. Garb Sanskar is the nurturing life before birth. A better world begins in the womb. Garb Sanskar, cultivating love, values, and conscious parenting. Strong families, strong society, and a strong nation. Garb Sanskar is the foundation, means conscious conception, compassionate generation. अतः every parent wants कि उसका बच्चा spiritually, socially, mentally, socially healthy हो, लेकिन हम इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम लेट हो जाते हैं। सोठी कवि ने कहा है, एक सुंदर दोहा, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी मति कमाजे नूर। दिव्य संतान का केवल आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए आवश्यक है और यह माता पिता की नैतिक और दिव्य जिम्मेदारी है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, प्रार्थना से जन्मा बालक परमात्मा का सच्चा उपहार है। द चाइल्ड born आउट ऑफ प्रेयर इज द ट्रू डिवाइन गिफ्ट ऑफ द गॉड। संतान के रूप में जीवात्मा का अवतरण और उसकी विकास यात्रा में योगदान देना माता पिता की समझदारी, साझेदारी और जवाबदारी है। The birth of a soul as a child and contributing to its journey of development is the understanding, partnership, and responsibility of the parents. माता पिता का मुख्य उद्देश्य अपने से श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है, उसे उक्रांति कहते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ पेरेंट्स शुड बी टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड better than themselves. This is called as evolution or Ukranti. But unfortunately, what's happening today? So far, previous generation से नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन का आईक्यू और उसकी क्षमता बेहतर होती आई है। बट टुडेज जेन जी, जो आज बच्चे आ रहे हैं, यह साइंटिफिक स्टडी बताती है कि वो अपने से प्रीवियस जनरेशन से उनकी आईक्यू लेवल उनका कम है। दैट शोज दैट्स ए वेरी अलार्मिंग थिंग। हमको इस पे विचार करना होगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। वी आर गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। दाम्पत्य अहम के विलय और प्रियजन की प्राप्ति की प्रक्रिया है जो उसे प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाता है। द मैरिज is a process of dissolving the ego and realizing the beloved, which takes a person from nature to culture. महान चिंतक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम इंजीनियर या शिक्षक तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं, लेकिन उत्तम माता पिता बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। We have the universities to create engineers and teachers, but there is no university to create good parents. कर्म के द्वारा जिस तरह भाग्य बदला जाता है, उसी तरह प्रयत्न किए जाने पर जन्मजात गुण दोषों को भी बदला जा सकता है। Just to Just as destiny can be changed through the action environment with the conscious effort, even the inborn traits can have the good characters and we can hide or inactivate the bad character. If parents desire an ideal child, they must first embody their यदि माता पिता को आदर्श संतान प्राप्त करनी है तो सबसे पहले स्वयं को यह आदर्श जीवन अपने आप में बनाना होगा। वैसे विचार चाहिए, यदि आपको राम चाहिए तो आपको कौशल्य बनना होगा। लहसुन की क्यारी में केसर नहीं उगती। इफ द पेरेंट डिजायर एन आइडियल चाइल्ड, दे मस्ट फर्स्ट एम्बॉडी देयर ideals in their own thoughts and action. If you want a Ram, you must become Kaushalya. Saffron cannot grow in a bed of garlic. समागम के समय की मनस्थिति और दैहिक अवस्था गर्भ को तैयार करने में महत्व की भूमिका अदा करते हैं। द मेंटल एंड द फिजिकल स्टेट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फीटस। उत्तम संतान उत्पन्न करने का दायित्व माता पिता व परिवार का है, न कि भाग्य का। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग फोर्थ ए नोबल child lies with the parents and the family, not with the fate alone. यह बहुत सरल नियम है। सो
हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जो आप नहीं बच्चे को दिखाना चाहते, जो आप बच्चे को नहीं खिलाना चाहते, जो बच्चे को आप नहीं सुनाना चाहते, वो आपको नहीं करना है। और क्योंकि बच्चा आपके पेट में या गर्भ में नहीं है, बच्चा आपकी गोद में है। बेबी इज नॉट इनसाइड यू, ही इज विथ यू। ही इज लिसनिंग एवरीथिंग विच यू आर लिसनिंग। He is watching everything what you are watching. He is learning what you are doing. He is thinking what you are thinking. If you are happy, the baby is happy. If you are unhappy, he will be. Your baby is what you are. So think before doing, speaking, watching, which you do not want to show your baby. गर्भावस्था के दौरान माता पिता और बच्चे के बीच बातचीत का बच्चे की संज्ञात्मक व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन मदर फादर and the child during pregnancy has a great impact on the cognitive behavior of the baby. यह है कि जो माँ के शरीर में न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, ग्रोथ फैक्टर है, ऑक्सीजन है, वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाती है, उसके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। तो मन में क्वेश्चन आता है, क्या यह सब हम कर सकते हैं? हाँ, तो मैं आपको बताऊं, ये वीडियो है जिसमें बाहर म्यूजिक बज रहा है और बच्चा अंदर से सब कुछ उसको सुन रहा है और रिएक्ट कर रहा है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और कि किस तरीके से बाहर का म्यूजिक बच्चे के डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, ये एक दूसरा साइंस है जिसमें माँ जैसा खाती है, यदि मीठा खाती है तो बच्चा मुस्कुराता है, कड़वा खाती है तो बच्चा दुखी होता है। ये एक दूसरा और है जिसमें यदि माँ सिगरेट पी रही है तो बच्चा इरिटेट हो रहा है, बार बार चेहरे पे हाथ लेके जा रहा है। पानी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पानी में कॉन्शियसनेस होती है। आपने सुना है भगवान ने किसी भक्त को वर दिया, ऋषि ने किसी को शाप दिया, वर दिया और पानी को अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया, क्योंकि पानी में कॉन्शियसनेस है। पानी का मटका हमारे घरों में रसोई में रखता था। यह परंपरा क्यों थी? क्योंकि घर में होने वाली आचार विचार झगड़े विचार जो भी होते थे वो सब पानी ग्रहण करता था। अतः पानी का मटके को रसोई में रखा जाता था और रसोई पे अक्सर हुआ करता था। ये मसारो इमेटो का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने वाटर को कॉन्शियसनेस होना प्रूव किया है। पानी को अच्छे शब्द सुनाते हैं, लव एंड ग्रेटिट्यूड के तो अच्छे क्रिस्टल बनते हैं, बैड वर्ड्स सुनाने पे बैड बनते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में चढ़ना मत दिया जाता था। आप देख सकते हैं, गुड वर्ड्स बोलते हैं तो अच्छे सुंदर क्रिस्टल बनते हैं, बैड वर्ड्स बोलने पे बैड क्रिस्टल बनते हैं। यदि माता पिता झगड़ते हैं और बच्चा गर्भ में रोता है, दुखी होता है, इसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। अतः गर्भस्थ शिशु चैतन्य शरीर है, वह माँ के माध्यम से, माँ के आंतरिक एवं उसके चारों ओर के वातावरण से जुड़ा रहता है, उससे प्रभावित होता है, उससे सीखता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी करता है। अतः मैं आपको एक आह्वान करना चाहूंगा, इस भौतिकवादी युग में गर्भ संस्कार का पुनरुद्धार केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यदि हम गर्भावस्था के चरण पर ध्यान दें और आने वाली पीढ़ी को देखभाल के साथ पोषित करें तो हम समाज की कई समस्याओं के मूल कारणों को हल कर सकते हैं और एक उज्जवल स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इन टूडेज मेटेरियलिस्टिक एरा, the revival of Garbh Sanskar is not a choice, but it is a necessity. By nurturing life consciously during the pregnancy, we can address the root cause of many social problems and build a healthier, harmonious future. यह समय है प्रकृति और परंपरा के बीच संतुलन बनाने का, अपनी जड़ों से पुनः जोड़ने का और आने वाली पीढ़ियों की भलाई में निवेश करने का।
गर्भ संस्कार वह कुंजी है जो एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर अग्रसर करती है जो भावनात्मक रूप से स्थिर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रकृति और मानवता से गहरे रूप से जुड़ा है। इट इज द टाइम टू बैलेंस द प्रोग्रेस विथ ट्रेडिशन, reconnect with our roots and invest in the future generation। आओ हम सभी मिलकर गर्भ संस्कार को एक पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय अभियान के रूप में ले और संकल्प करें कि हर सनातनी परिवार में होने वाली संतान संस्कारित हो, तेजस्वी हो, वीर हो, वीरांगना हो, वो अपनी और अपने समाज की, परिवार की, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करे और राष्ट्र को समृद्ध, स्थिर और सुरक्षित बनाए। सो लेट अस टेक गर्भ संस्कार as a family, social and national movement and resolve to nurture children who are cultured, strong and responsible, contributing to a safe, stable and prosperous society and the nation। थैंक यू। यह प्रथम कक्षा थी। द्वितीय कक्षा अगले सप्ताह होगी। मेरा आप सभी प्रेरक वर्ग से, सभी स्टूडेंट से निवेदन है, इस वीडियो को आप बार बार देखें क्योंकि ये गहरा विज्ञान है। और जो पुस्तक हमने लिखी है गर्भ संस्कार का विज्ञान, इसको आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि आप समाज में जो जानकारी देने जा रहे हैं वो एक विज्ञान है और उसको आपको विज्ञान के रूप में ही लोगों को समझाना है, एक अंधविश्वास के रूप में। अतः आपका शिक्षित होना, आपका इस वैज्ञानिक जानकारी को जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी, समाज के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।